नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। हाथरस पहुंचे हैं यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी हाथरस पहुंचे हैं। ये दोनों ही मिलने वाले हैं पीड़ित के परिवार वालों से। हमने आपको कुछ ही देर पहले ये जानकारी दी थी कि हाथरस के लिए वो रवाना हो गए हैं और इस वक्त हाथरस पहुंच चुके हैं यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी और उनके साथ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी हाथरस पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और आप पीड़ित के परिवार वालों से वो वहां पर मिलेंगे और जिस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं, डीएम भी सवालों के घेरे में हैं और उनकी ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि डराया है, धमकाया जा रहा है और उनका फोन भी ले लिया गया। और इन हालात में आप वहां पर यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी खुद परिवार वालों से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी सच्चाई जानने के लिए और इस पूरे मामले को, जैसे कि आप जानते हैं कि एसआईटी जो है वो गठित की गई और वो जांच भी इस वक्त जारी है। पहले मीडिया को वहां जाने से रोक दिया गया था, 2 दिन मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब मीडिया वालों को भी इजाजत दे दी गई है। पहले एसआईटी जांच का हवाला दिया जा रहा था कि 7 दिन में जब ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही मीडिया को वहां पर जाने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि सियासी दलों को अभी इजाजत नहीं दी गई है। धारा 144 वहां पर लगी हुई है और इस बीच वहां पर यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सियासत किस तरह से गरमाई हुई है इस मामले को लेकर वो भी आप देख रहे हैं। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हाथरस से हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू राज, डीजीपी भी पहुंच गए हैं और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी। बिल्कुल मीमांसा, कुछ ही देर में वो पीड़ित परिवार के घर पहुंचने वाले और लिहाजा यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पूरे गेट पे सिक्योरिटी लगा दिया। दूसरी ओर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि जब वो परिवार से मिलेंगे तो पूरे एक तरफ से पूरा ये रस्सा बांध दिया गया है और उसके बाद ठीक इसी जगह पर अवनीश अवस्थी और डीजीपी पहुँचेंगे विक्टिम परिवार से मिलने के लिए और पूरे मीडिया को एक साइड कर दिया गया है, बैरिकेटिंग किया गया है और लगा दिया गया। तो जल्दी से ही कुछ ही क्षण में डीजीपी और अवनीश अवस्थी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई है, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और इससे पहले उन्होंने कहा था कि पीड़ित फैमिली से बात करेंगे। जी राजू राज, और जब ये उच्च अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर जिस तरह के आरोप परिवार वालों की ओर से लगाए जाते रहे हैं कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, अब सच्चाई क्या है? खुद परिवार वालों से जब ये उच्च अधिकारी मिलेंगे तो हकीकत जो है वो उससे भी रूबरू हो पाएंगे और साथ ही साथ आगे अब ये जांच किस तरह से बढ़नी चाहिए उसमें भी ये मददगार साबित होगा। निश्चित तौर पर देखिए एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी जिसके बाद 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। परिवार की एक जो लगातार मांग है कि डीएम लगातार उन्हें धमकाते रहे, प्रेशर बनाते रहे, तो अभी अवनीश अवस्थी और डीजीपी यहां पहुंचेंगे तो क्या डीएम के खिलाफ अगर शिकायत करते हैं कि किस तरीके से उन पर प्रेशर क्रिएट किया गया था, अगर ये बातें रखते तो निश्चित तौर पर जांच की जो लाइन है, दिशा है, वो आगे बढ़ सकती है। उस लाइन पर भी जाँच की जा सकती है। हालांकि इससे पहले तमाम जो वादी परिवार है, प्रतिवादी है, पीड़ित पक्ष हो, विक्टिम पक्ष हो और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी है उनका नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट की बात जो सामने आ रही है उस बात को लेकर भी यहाँ पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, क्योंकि सच सामने आना बहुत जरूरी है इस मामले में। जो विपक्ष के आरोप लगे हैं जब आएंगे, जो शिकायतें की जाएगी पीड़ित पक्ष को, उसको भी ध्यान में जरूर रखा जाएगा। जी, लेकिन परिवार वाले तो ये भी कह रहे हैं राजू राज कि जो अभी एसआईटी की जांच चल रही है उस पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और जब वहां पर ये पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं तो उनके सामने भी जरूर ये बात रखी जाएगी परिवार वालों की ओर से। निश्चित तौर पर देखिए तमाम परिवार, सुबह से मैं इस परिवार से बात कर रहा हूं और इन्होंने अपनी जो शिकायत दी है कि किस तरीके से जब डेड बॉडी आई थी फैमिली की इजाज़त नहीं ली गई है, तमाम लोगों की बातें सामने गई थी। परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था, डीएम की पर शिकायत की गई थी। तो जब ये दोनों बड़े अधिकारी यहाँ पर विक्टिम परिवार से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो इन बातों को भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि एसआईटी इस पूरे मामले में जाँच की और एसआईटी के जाँच पर, चूँकि शुरुआत में ये पुलिस
पुलिस वालों पे भी आरोप लगा रहे थे और यही वजह है कि 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर अगर ये शिकायत और करते हैं कि क्या क्या इनकी जो परेशानी रही इन दिनों, उसको लेकर तो हो सकता है कि आगे इस पूरे मामले में उसे भी जांच के दायरे में निश्चित तौर पर रखा जाएगा और जांच आगे बढ़ाया जाएगा। और हाथरस केस में पीड़ित परिवार ने नार्को टेस्ट कराने से भी मना किया है। पीड़ित की मां ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि परिवार नार्को टेस्ट नहीं कराएगा। पीड़ित की मां ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। हाथरस की बेटी को इंसाफ चाहिए और लगातार अभी मीडिया के लिए गांव खोला गया और हम लोग पीड़ित परिवार के घर में हैं, उनकी मां है बात करने के लिए, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था, क्यों मीडिया से रोका मीडिया से क्यों रोका जा रहा था? जन किस बात का डर लग रहा है? मैंने अच्छा, बात नहीं करने दे रहे थे? नहीं। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या तो कुछ नहीं रहे थे, यही कह रहे थे अरे लेना ले दे के अपना वो करो। तो मेरे हमने जो कि हम पैसे क्या ले दे के बात कर रहे थे? पैसे ले लो। हाँ। क्या बोला था उन्होंने? उन लोगों ने बोला था अरे तुमको मकान मिलेगा, पैसे मिलेंगे। कोई कह रहा 25 लाख दे दो, कोई कह रहा 50 लाख दे दो। अच्छा, एक वायरल ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है। वो 50 लाख मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या कौन थे वो लोग? ये तो बड़े अच्छा, अब क्या मांग है आपकी मांग क्या है? हमारी कुछ नहीं, हमारी कुछ नहीं। हमारी बेटी चली गई तो हमको कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए, अब इंसाफ चाहिए। सरकार ने, योगी सरकार ने कहा कि सबका नार्को टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद सच सामने आ पाएगा। क्या छुपाया जा रहा है? आप लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? नहीं, हमें कौन सा हुआ है? और हमने आरोपी की मां से भी बात की है और मां कह रही है कि उसका बेटा बेगुनाह है। उसने तो बल्कि जो पीड़ित है उसकी मदद की थी। उसकी बात भी सुनिए। क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या हुआ था, बताइए। हमको तो मालूम नहीं थी, हम तो अपने खेत में चारा काट रहे थे। जब हमने सुनी, जब हल्ला मचा, गांव से हमने जाते देखे तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी बेटी भरा में पड़ी थी और उसकी माँ चारा काट रही थी। उसका भाई गए तो तीनों साथ में ही थे। फिर उसका भाई चारा गठरी लेके घर को आ गया। बाकी बाद में देखा है हमने तो उसकी माँ चारा काट रही है और बेटी भरा में पड़ी है। तो हम सब लोग भागे, तब हम भी भागे वहाँ से। हमने बोला, मैंने कि बेटा कहाँ है कि पता नहीं है कहाँ है, मुँह में खून चल रहा। तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया, कि वो मार गया, इसके पे। वो हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जिस तड़प रही है कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके भरा से आ जा, तू इसे दे दे। तो मेरा बेटा भागा है साइकिल लेके, उसने पॉलिथीन में पानी लाया, उसने उसकी माँ के हाथ में दिया है कि लो भाभी इसे पानी पिला दो। और हमको कोई मालूम नहीं है कि बाद में क्या हुआ है, हमको और नहीं मालूम है। बस इतना ही हमने घटना देखी है कि किसी की माँ होगी कि किसी की बेटी और या बेटा की एक उंगली भी कट जाएगी तो हल्ला करेगी, फिपियाएगी, वो काम छोड़ देगी, उसका खून बंद करने के लिए कोशिश करेगी। वो क्यों नहीं कर रही थी कोशिश? वो चारा क्यों काट रही थी? उसका भाई पे 2 बार खबर आ गई, उसका भाई घर से क्यों नहीं गया? जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों नहीं गया घर? तो उससे माँ ने, उसके भाई ने वो को मारा है। मैं आपसे उस दिन का पूरा घटनाक्रम जानना चाह रहा हूँ। आप लोग कितने बजे खेत में थे? ये कितने बजे की घटना है? 9 बजे। क्या हुआ था? आपने अपनी आंखों से क्या देखा? हमने यही देखा था कि उसकी बेटी परी थी, उसकी माँ चारा काट रही थी, और हमको कुछ नहीं देखा कि हमने का वक्त काट रही और का वक्त नहीं काट रही। हमको आप कितने बजे खेत में थे? हम अपने 9 बजे अपने खेत में थे, चारा काट रहे थे। 3 गठरी हम चारा काटते, घास काटते हैं अपने खेतों से, और 1 गठरी बाजरा काटते हैं। जब हम माँ बेटे लेके आते थे, हम तीनों ही जाते थे। उसने, ये हस्बैंड मेरे है नहीं थे, ये मेरे गांव चले गए थे। हम माँ बेटी दोनों थे उसमें। इतना देखा है हमने कि उसकी माँ चारा काट रही है, उसकी बेटी भरा में पड़ी है। उसने गुना में मतलब खेत की साथ में ही पड़ी थी। अच्छा। गूल सी होती है वो, उसमें पड़ी थी उसकी बेटी, और वो चारा काट रही है। कि इसकी इतनी हिम्मत थी, जब कोई मारता था तो वो हल्ला नहीं मचाती थी
है? आपने कोई आवाज सुनी थी? नहीं, आवाज लगी ही नहीं तो आवाज सुनते कहाँ से कितनी हम? दूरी पर खेत था उनके? अब इतना तो मुझे मालूम है, हाँ थोड़ी दूरी पे खेत हमारा भी है। जब इसी दूरी पे बेटी अब काट रही है, इतनी दूरी पे बेटी हल्ला मचा नहीं सकती थी। जब उसने मारा है जब तो नहीं हल्ला मचा रहा है। तो लवकुश का नाम कैसे आया? अब मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरे बेटा का नाम क्यों लिया, क्या कैसे लिया। मेरे बेटा ने तो पानी पिलाया था। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि क्यों ले दिया। अब मैं भाल तुम्हारा ले दो, मुझे क्या मालूम है कि तुम्हें क्या मालूम है कि मेरा क्यों ले दिया नाम। तो आरोपी का पक्ष और पीड़ित का पक्ष आपने सुना। और वहीं हाथरस के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा है कि गांव में अभी भी धारा 144 लागू है। डीएम का जो भी वीडियो वायरल हो रहा है वो फेक है। जो डीएम साहब का स्टेटमेंट या वो वीडियो तथाकथित वीडियो वायरल दिखाया जा रहा है, उसको एडिट करके कट करके ना उसका आगे का ना पीछे का कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है। और उसका डीएम साहब उसी वक्त जैसे उनको पता लगा कि ये फेक एडिट करके उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया जा रहा है, उन्होंने ऑफिशियल अपना क्लैरिफिकेशन इस पर जारी कर दिया था उसी दिन। आपसे निवेदन है उस क्लैरिफिकेशन का आप संज्ञान लें और उसी क्रम में उसको देखें। उनको सिर्फ इतना कहा गया था, जैसा मैंने स्वयं ने वीडियो देखा, बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि देखिए आप बार बार बयान बदल रहे हैं। जो भी बात है अगर सही है आप सत्य पे टिके रहें, बार बार आप बयान ना बदले ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी और हमारी क्रेडिबिलिटी, दोनों की क्रेडिबिलिटी बची रहे। भाई आप एक बयान देंगे उसी पे हम कार्रवाई कर पाएंगे। आप पहले कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं, फिर बयान बदल के आप कह रहे हैं नहीं हम असंतुष्ट हैं। तो प्रशासन भी तभी आपका सहयोग कर पाएगा जब आप स्पष्ट रूप से एक बार में हमें बता पाएंगे कि भाई हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि अरेस्ट करें, ये करें, ऐसा होना चाहिए। अब हम जब वो कर लेते हैं फिर आप कहते हैं नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं है, अब आप ये करिए, तो प्रशासनिक रूप से भी वह पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप ये एसडीएम को सुन रहे थे जो कि डीएम का बचाव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वीडियो फेक है। और ये आप देख रहे हैं कारों का काफिला। और अभी अभी हमने आपको जैसे बताया था यूपी के जो डीजीपी हैं वो भी पहुंच चुके हैं हाथरस में और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी हाथरस पहुंचे हैं और अब वो परिवार वालों से वहां पर मुलाकात करेंगे। राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, अब डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह तो मुलाकात करेंगे ही परिवार वालों से, लेकिन जो अलग अलग वर्जन्स हम सुना रहे हैं, चाहे वो आरोपी का पक्ष है, जो पीड़िता का पक्ष है और जो पुलिस और प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसको लेकर तो कंफ्यूजन है ही। अब नार्को टेस्ट जो हो रहा है, जिसके बारे में कदम उठाया सरकार ने, वो कराने के लिए परिवार वाले तैयार नहीं है, तो सच सामने आएगा कैसे? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि तमाम जो चूंकि जी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल के नाते इस खबर के हर एक पक्ष को दिखाने की कोशिश किया हो, चाहे वो पीड़ित परिवार का हो ये या फिर आरोपी परिवार का या फिर प्रशासन की तरफ से या फिर विपक्ष की, तमाम बातों को लगातार दिखा रहा है। जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने अभी जब हमने इनसे बात की थी, भाई से बात की, माँ से बात की, इन तमाम लोगों ने कहा कि वो नार्को टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ उनसे ये था कि इस केस में जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, सच और झूठ में एक बड़ा फर्क सामने आ रहा है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए नार्को टेस्ट जब होगा तो तस्वीरें साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तैयार नहीं। हाँ, हो सकता है अभी डीजीपी और अवनीश अवस्थी जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से बात करेंगे, अगर वो परिवार वाले कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अब ये कैसे पता चलेगा? और वैसे ये सबूत के तौर पर नहीं होता है जो नार्को टेस्ट होता है। दरअसल आप जांच कैसे आगे बढ़नी चाहिए उसकी दिशा जरूर इसके जरिए मिल जाती है और इसीलिए ये कदम उठाया गया है कि जो आरोपी हैं, पीड़ित हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं, सभी का नार्को टेस्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.